आपकी ये आर्टिकल नंबर 16 जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। और वहीं दोस्तों आर्टिकल 16(4) में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी दोस्तों अगर किसी वर्ग का अगर किसी समुदाय का सरकारी नौकरी के अंदर गवर्नमेंट जॉब में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस कंडीशन में उन्हें आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, तो आर्टिकल 16(4) लिखा हुआ है आपके कि सरकारी नौकरी में, सरकारी जो नौकरी है अगर इसमें सरकारी नौकरी में अगर अपर्याप्त क्या है, सरकारी नौकरी में अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें आरक्षण मिलने वाला है। ये बात यहां पे लिख रही है। ठीक है, तो रिजर्वेशन वाली बात कहां लिख रही है? आर्टिकल नंबर 16(4) जो रिजर्वेशन है वो बात कहां दोस्तों आपकी आर्टिकल नंबर 16(4) के अंदर लिखी हुई है। इसमें आपको एक केस ध्यान रखना है, वो कौन सा? आपके इंदिरा साहनी केस दोस्तों ना। इसमें आपको एक केस नोट करना है, वो केस कौन सा है? इंदिरा साहनी केस। ये बात कब की? ये बात जो है 1992 कब की दोस्तों बात है? ये 1992 की बात है। इसमें साफ साफ कहा गया था कि जो आरक्षण की जो सीमा होने वाली है वो 50% होने वाली है, इससे अधिक नहीं होगी। अगर इससे अधिक होगी तो कोई विशेष कारण होगा और वह कारण आपको बताना पड़ेगा। और जो क्रीमी लेयर दोस्तों होते हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, कि क्रीमी लेयर का मतलब होता है किसी समाज के अंदर वो लोग जिनके पास पर्याप्त साधन हो चुके हैं, जो आपके पर्याप्त रूप से आपके संपन्न है, उन्हें अलग करेंगे। जैसे कि सीमा होती है ना कि किसी के घर की आय 8 लाख रुपए जो है उससे कम है उसी को फायदा मिलेगा ना, वो क्रीमी लेयर है। 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, वो आपके साफ साफ इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहीं पर दो आयोग का जिक्र होना चाहिए दोस्तों आपके। एक जो आयोग था आपके यहाँ पर मंडल कमीशन, आपने सुना है ना, मंडल कमीशन जो है, मंडल आयोग जो है, इसका संबंध दोस्तों इसी से था आपका। और यहां पर जो ओबीसी था, इन ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए 27% रिजर्वेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया? मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया। ठीक है, एससी एसटी के पास रिजर्वेशन जो है वो संविधान जब बना उसी के समय था आपके, लेकिन ओबीसी के लिए मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर 27% दिया गया था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर दोस्तों बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो आपके बाद में जो ईडब्ल्यूएस है इनके लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, वहां पर जो है इसको संवैधानिक करार दे दिया गया। कहा गया कि विशेष कारण है, उस आधार पे मिला है, तो इसलिए जो है इसको वहां पर राइट करार दिया गया। और वर्तमान में आप जानते हो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं उन्हें भी आपके आरक्षण जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16(4) आपको ध्यान रखना है। आरक्षण का प्रावधान गवर्नमेंट जॉब में कहां पर है? आर्टिकल 16(4) के अंदर दोस्तों ना। इसके बाद हमारे पास जो महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, यहां पर किसकी बात दोस्तों? यहां पर जो है अस्पृश्यता जो है आपके, जिसको आप छुआछूत कहते हो, जिसको आप अनटचेबिलिटी कहते हो, इसका अंत कहां पर है? इसका अंत जो है आपके वो कहां पर है? आर्टिकल नंबर 17 में। छुआछूत दोस्तों आपके जो होता है ना कि मतलब किसी टच नहीं करेंगे आपके, उस कास्ट को टच नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को टच नहीं करेंगे आपके, तो इसका अंत हमारे यहाँ पर क्या है? वो यहाँ पर किया गया। अमेरिका में जो दास प्रथा थी ना, उससे प्रेरित जो है वो यही थी आपके, हमारे यहाँ पर आर्टिकल 17 में इसका अंत किया गया। और यहीं पर दोस्तों एससी एसटी के संरक्षण के लिए एक यहाँ पर अधिनियम आता है, बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है, एससी एसटी अत्याचार रोकथाम, एससी एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 1989 का अधिनियम है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट। क्या बोलते हैं? एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ना। एट्रोसिटी एक्ट कौन सा आपकी? यही होता है। आपने सुना है कि किसी को एससी एसटी केस के अंदर जो है वो आपके गिरफ्तार किया गया, वो केस यही है ना। तो एससी एसटी जो है अगर उसके लिए किसी को आपने कास्ट के नाम से बुला दिया, किसी को आपने अपमानजनक सूचक शब्दों से संबोधित करा आपके, तो उस कंडीशन में केस लगता है। और 1989 का केस आपके बड़ा ही भयंकर है आपके मामला। और ये आपके 1989 एससी एसटी अत्याचार निवारक अधिनियम जो है वो आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 18 आता है। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत की बात करता है ना, टाइटल्स के अंत की बात करता है, अवार्ड्स के अंत की बात नहीं करता है ना। तो उपाधि जो है आपके, टाइटल जो है दोस्तों इनके अंत की बात करता है ना, आर्टिकल नंबर 18। इसके अपवाद कौन कौन से हैं? सेना और विद्या जो है ये इसका अपवाद है ना, सेना और विद्या इसका अपवाद है। आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार की बात नहीं करता। ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था। जो आपके पद्म अवार्ड्स हमारे 54 में स्टार्ट हुए थे, जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई, मोरारजी साहब की सरकार आती है, उन्होंने बंद कर दिया इसका। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सरकार ने पक्ष दिया कि भाई ये टाइटल्स हैं, इनको बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पद्मश्री अवार्ड है ये अवार्ड है, पुरस्कार, टाइटल्स नहीं है, इसलिए इनको वापस रीस्टार्ट किया गया ना, ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 18 के बाद में आर्टिकल 19 जो आपकी, इसमें आर्टिकल 19(1)(a) आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां से फ्रीडम के अधिकार चालू होते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन किसकी बात करता है? राइट टू एक्सप्रेशन जो है इसकी बात कहां पर है? इसकी बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंदर है। राइट टू एक्सप्रेशन की बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंदर है। विचार जो आपके दिमाग में आया है और जो आप उसके ऊपर एक्शन लेने वाले दोस्तों, आपके अपनी अभिव्यक्ति करने वाले हो, इसकी फ्रीडम आपके पास है। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, पर ध्यान रखना किसी और की फ्रीडम का उल्लंघन दोस्तों नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी और की जो फ्रीडम अगर उसका उल्लंघन हुआ तो आपके ऊपर जो है मान हानि का केस लगने वाला है। ठीक है, तो राइट टू एक्सप्रेशन आपके पास यहां पर है दोस्तों। इसी अधिकार के अंदर आपके पास चुप रहने का अधिकार है, आपके पास दोस्तों बोलने का अधिकार है, आपके पास में जानने का अधिकार है। ठीक है, आपके पास में जानने का अधिकार है। और इसी कारण प्रेस की जो फ्रीडम होती है वो भी कहां पर है? वो भी आपके इसी आर्टिकल में लिखी हुई है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, क्योंकि फ्रीडम दोस्तों प्रेस क्या करता है? प्रेस वही तो काम करता है कि भाई जनता की तरफ से जो राजनेता है उनसे सवाल पूछता है और जानने का अधिकार रखता है। तो प्रेस की जो फ्रीडम है वो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) जो है इसी के अंदर लिखी हुई है। आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 19(1)(a) दोस्तों ना। इसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(d). ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें कहीं पर भी घूमने का अधिकार है ना, कहीं पर भी घूमने का अधिकार, वो आपके आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर आपके, ऐसे तो 19(1)(e) में आपके कहीं भी बसने का अधिकार लिखा हुआ आपके। आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार था ना, आर्टिकल जो 19(1)(f) है इसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसको आप समाप्त कर दिया। ठीक है,
इसे समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है ना। तो आर्टिकल 19(1)डी में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, 19(1)F जो था आपको उसको समाप्त कर दिया है। इसमें संपत्ति के अधिकार की बात लिखी हुई थी आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 20 जो है, आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने कोई अपराध किया है तो एक अपराध के लिए आपको एक बार ही दंडित किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोहरे दंड से आपकी सुरक्षा, दोहरे दंड जो आपकी इससे सुरक्षा जो है वो कहां पर है, आर्टिकल 20 में ना। आपने कोई एक अपराध किया तो उसके लिए आपको एक बार दंडित करेंगे, दो बार नहीं करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ यहां पर। आपने एक बार शादी की तो आपको एक बार जो है दोस्तों, जिंदगी में शादी एक बार क्यों होती है, क्योंकि एक अपराध के लिए एक बार दंड आपको मिलने वाला है, दो बार नहीं मिलेगा। जियो पार्टी, इसको हिंदी वाले इंग्लिश में भी नोट करना, जियो पार्टी क्या बोलते हैं इसको, जियो पार्टी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे सिक्योरिटी सुरक्षा जो है आपकी यहां पर लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक साथ आपके आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य कोई नहीं कर सकता, ठीक है, नोट करना। आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि पुलिस ने जबरदस्ती जो है पुलिस थाने के अंदर आपसे कुछ भी लिखवा लिया कि हाँ ये आपने अपराध किया, आपने साइन कर दिया। कोर्ट आपसे वहां पर पूछेगी क्या आपने अपराध किया है, तो आप अगर कह दोगे कि नहीं उससे जबरदस्ती साइन करवाया गया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मामला खत्म, ठीक है। पुलिस की ने जो बात कही वो सारी समाप्त हो गई, क्योंकि आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। आप अपनी इच्छा से, अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज कहती है तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये बात किसमें लिखी है, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर लिखी है, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 221। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21 है। आर्टिकल 21 संविधान के सबसे बड़े आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है, जहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, गिरफ्तारी से संरक्षण कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो लिखिएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, इससे संरक्षण कहां पर लिखा हुआ है आपके, तो ये यहां पर लिखा हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कहूं आपसे, जो गिरफ्तारी है इससे संरक्षण कहां पर है आपके, तो वो यहां पे लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। और दोस्तों यहीं पर बहुत सारे अधिकार संविधान में बाद में शामिल किए गए, ठीक है। जैसे कि इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 21 आता है, नोट करना, इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ ना। राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, क्या लिखा, राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट होगा, ये शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ 21(a) के अंदर। और 86वां संविधान संशोधन किससे आता है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये शामिल किया गया। और इसी पर आधारित आपके हमारे यहाँ पर राइट टू एजुकेशन अधिनियम आता है, कब आपके 2009 में आया, और 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से ये जो अधिनियम था आपके लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। कब लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 21(a) के अंदर राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट होगा, ये साफ साफ यहां पर कहा गया दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर ये बनता है कि यहां पर किस एज ग्रुप की बात हुई, लिखना आपके यहां पर जो है 6 to 14 जो आपके एज ग्रुप है आपके, इसको यहां पर शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 से 14 जो एज ग्रुप है उसको यहां पर शामिल किया गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके आर्टिकल 21 के अंदर लिखना, आपके आर्टिकल 21 में निजता का जो अधिकार है, इस निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, किसके द्वारा, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो है, अकॉर्डिंग टू केस कौन सा है, पुट्टास्वामी केस। जो पुट्टास्वामी केस हुआ था आपके 17 के अंदर, इस केस के द्वारा आधार कार्ड का मामला था आपके, उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। निष्ठा का जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है। यह केस कौन सा, आधार कार्ड वाला केस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके विदेश घूमने की जो फ्रीडम है आपके, ये कौन सा केस था आपके, ये केस था मेनका गांधी केस। कौन सा है दोस्तों, मेनका गांधी केस था। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था आपके, और इनके पासपोर्ट जब्त किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है आपके, और उसमें ये सामने आता है कि भाई आपके पास विदेश जो है घूमने का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके नोट करना, मेडिकल चिकित्सा का जो अधिकार है हमारे पास, वो किस केस में आता है आपके, वो आता है परमानंद कटारा केस। कौन सा है, परमानंद कटारा जो केस आपके, इसमें सामने आया कौन सा, मेडिकल वाला अधिकार जो इसमें सामने आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो परमानंद कटारा केस भी आपको आर्टिकल 21 के अंदर नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण आर्टिकल दोस्तों ना। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल नंबर 23 आता है, ये यूपीएससी ने भी इस पर सवाल पूछा है दोस्तों। आर्टिकल 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, ठीक है। मानव तस्करी जो है उसको रोकने वाला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है इसको रोकने वाला आर्टिकल 23 है। इसे ट्रैफिकिंग कहते हैं ना, मानव के अंगों का क्रय विक्रय, कहीं पर किडनी बेच दी आपके मनुष्य की निकाल करके, तो मानव जो अंग है इनका जो क्रय विक्रय होगा, इसको रोकने वाला आर्टिकल कौन सा, 23 होना। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा लिखिए आपके बेगार प्रथा जो आपके, बेगार प्रथा जो है, बंधुआ मजदूरी जो आपके, बंधुआ मजदूरी भी इसी का पार्ट है ना। तो बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी ये भी इसी का पार्ट है। मैं चाहूं तो इस क्लास को 5 घंटे ले सकता हूं इसी कंटेंट को ना, पर मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में हम सारी महत्वपूर्ण बातें कवर कर लें, और फिर क्वेश्चन आंसर के द्वारा जो है इसको प्रूफ करने की सवाल ऐसे पूछेगा तो आपको ऐसे करके आना है, ठीक है। इसलिए कम से कम टाइम में कमेंट ऑफ करने का मेरा मतलब यही है, उद्देश्य यही है कि यूट्यूब की क्लास में आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि किसी भी कोर्स के किसी भी ऐप की क्लास के अंदर इससे अधिक कंटेंट इससे कम टाइम में आपको डिलीवर नहीं कर सकते। ये मेरा उद्देश्य इस अर्जुन बैच का रहने वाला है, ठीक है। तो बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी को भी कहां समाप्त किया, आपके आर्टिकल नंबर 23 में समाप्त किया है, ये आपको नोट करना है। आर्टिकल 23 में ही लिखा हुआ है कि वैश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, वैश्यावृत्ति करवाना दोस्तों अपराध, लिखना। इसी में लिखा हुआ है कि जो वैश्यावृत्ति है यह वैश्यावृत्ति करवाना अपराध है, किसी से जबरदस्ती वैश्यावृत्ति जो करवाना आपकी ये अपराध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 24 पूछूं आपसे, आप जानते हो दोस्तों आर्टिकल 24 जो है, जो भी हमारे जो माइंस है, जो कारखाने आपके, वहां पर 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे आपके
खतरनाक किसी भी काम में उनको नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो 14 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे आपके 14 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं इन्हें किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। किसी भी दोस्तों आपके कारखाना, खतरनाक कारखाना जो है यहां पर इनको नियोजित नहीं करेंगे। यह आर्टिकल नंबर आपके 24 के अंदर लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल कौन सा आता है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 25 आता है, बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखो इसकी जो लाइन है, जो हेडिंग है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस लिखा हुआ है, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो इसकी हेडिंग संविधान के अंदर लिखी है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। मतलब ये है कि मेरे अंदर की आवाज है, मैं किस आपके धर्म को मानूं, मेरा व्यक्तिगत धर्म क्या होगा ये मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं किसी भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करूं, किसी भी धर्म को न मानूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार ना करूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। ये मेरे ऊपर है, मैं किसी भी धर्म को मान सकता हूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूं। राज्य इसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य का अपना कोई भी धर्म जो है नहीं होने वाला है। ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सवाल और भी बहुत सारे बनते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं चाहूं तो अपना धर्म चेंज कर सकता हूं। जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी हिंदू धर्म में थे, फिर बौद्ध धर्म में चले गए, तो मैं चाहूं तो अपना धर्म चेंज कर, इसको बोलते हैं धर्मांतरण। लेकिन कोई जबरदस्ती मेरा धर्मांतरण नहीं करवाएगा, ठीक है। तो लिखना मैं चाहूं तो धर्मांतरण जो है वो अपनी इच्छा पर है, स्वेच्छा पर है, मैं चाहूं तो कर सकता हूं, लीगल है, ठीक है। लेकिन कोई जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाएगा, आपको ध्यान रखना है। इसी आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा गया है कि जहां जहां हिंदू वर्ड आएगा वहां वहां पर हिंदू में तो सिख भी आएगा, बौद्ध भी आएगा और जैन भी आएगा, ठीक है। तो जहां जहां हिंदू वर्ड आएगा वहां वहां हिंदू के अंदर आपके सिख भी आएगा, हिंदू में सिख भी आएगा, इसमें जैन भी आएगा और बौद्ध भी आएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है ना, जहां जहां हिंदू वर्ड आएगा वहां वहां पर सिख, जैन और बौद्ध जो है वो अपने आप उसमें शामिल हो जाएगा। ये बात कहीं पर आर्टिकल नंबर 25 के अंदर लिखी हुई है। यहीं पर दोस्तों एक बात और लिखी है कि सिख धर्म जो है, जो उस सिख धर्म के जो लोग हैं आपके वो कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर लिखा हुआ है कि सिख धर्म के जो लोग हैं ये कृपाण धारण कर सकते हैं। तो कृपाण दोस्तों आपकी कृपाण होती है ना, छोटी तलवार जो होती है, जो सिख धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर रखते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया गुरुजी सिख धर्म क्यों, क्योंकि सिख धर्म में जो खालसा पंथ था उसकी जब स्थापना जिस तारीख को हुई थी उसी तारीख को ये कहा, जिस तारीख को स्थापना हुई थी उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो खालसा पंथ के लोग हैं वो 5 के मतलब कृपाण है, कच्छा है, कंगा है, कड़ा है, केश है, ये 5 चीजें धारण करेंगे तो खालसा धर्म के लोग होंगे। तो खालसा धर्म की जो मूलभूत आपके बातें हैं उनमें जो आपके कृपाण है वो शामिल है। और कोई चीज किसी धर्म की अगर मूलभूत विशेषता है तो वो आप उसे धारण कर सकते हो, ये साफ साफ संविधान ने कहा है। इसलिए सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। ये भी आपके आर्टिकल 25। देखो हम आज तक केवल एक ही बात सुनते आ रहे थे, ये 3 बातें भी एग्जाम में सवाल पूछता है, आपको तैयार रहना 25 के लिए, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 26 है धार्मिक प्रबंधन की बात करता है, 26 है। आर्टिकल 27 किसकी बात करता है कि धर्म के विकास के लिए कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। दोस्तों ना फीस ले सकते हैं, फाइन ले सकते हैं, ठीक है। फीस मैं आपको पढ़ाता हूं, आप उसके बदले में जो है दोस्तों हमें उत्कर्ष को फीस देते हो, वो फीस हो गई, ठीक है। फाइन का मतलब आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, फाइन लग गया, वो फाइन हो गई, ठीक है। आपने मंदिर के बाहर दोस्तों आपके जूते आपके कोई चोर ना ले, मंदिर मस्जिद के बाद कोई जूते आपके चोर ना ले, इसलिए आपने कोई साइड में था उसमें लिखा हुआ था कि 5 रुपए दो, अपने जूते जो है सुरक्षित रख लो। आपने 5 रुपए दिए, अपने जूते वहां रख दिए, मंदिर में से आप वापस आए, आपने अपने जूते लिए और चले गए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि गुरुजी आपने कहा था ले नहीं सकते टैक्स जो है और मुझसे टैक्स लिया था मंदिर मस्जिद के बाहर, नहीं रसगुल्ला, वो टैक्स नहीं है, ठीक है। वो आपकी क्या है, आपकी फीस है। जब कोई सर्विस आप लेते हो तो उसके एवज में आपको फीस देनी पड़ती है, वो फीस है। फीस फाइन्स ले सकते हैं, लिखा हुआ है मंदिर के बाहर लिखा हुआ थूकने पर 500 का जुर्माना होगा। अगर आपने थूका तो 500 रुपए फाइन के रूप में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स होता है आपकी जजिया कर, ये नहीं ले सकते आप, है ना। जजिया कर आपको याद है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स आपके ये नहीं लोगे। आर्टिकल नंबर 27 में लिखा हुआ दोस्तों ना। आर्टिकल 28 आपके धार्मिक जो प्रार्थना है उनके बारे में बात कौन करता है, आर्टिकल 28 जो है इनके बारे में बात करता है, ये आपको 28 में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आर्टिकल आता है 29, जिसको हम सबसे कम पढ़ते हैं ना एग्जाम में, वही सवाल बनता है 29, ठीक है। इसमें आपको एक बात ध्यान दोस्तों रखनी है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, जो हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक ग्रुप हैं आपके, उनके लिए यहाँ पर एक तो शिक्षा दोस्तों आपके, एक इनकी लिपि और एक तो आपकी लिपि इनकी, एक इनकी आपकी संस्कृति, लिपि संस्कृति और इनकी भाषा, ठीक है। तो इनकी लिपि दोस्तों, इनकी संस्कृति और इनकी भाषा जो है इसके संरक्षण का अधिकार यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो 3 चीजें आर्टिकल 29 में लिखी है, एक तो लिपि इनकी, एक संस्कृति और एक भाषा, 3 बातें लिखी है माइनॉरिटी ग्रुप के लिए। हमारे यहाँ पर दोस्तों माइनॉरिटी जो है संविधान में वो किस आधार पर है, हमारे यहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप में आपके दोस्तों वो किस आधार पर आपके, तो वो आपके धार्मिक आधार पर है ना। किसी धर्म की पॉपुलेशन अगर 50% से कम है तो वो आपके हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी है। जैसे कि आपके मुस्लिम हो गया, ठीक है, इसके अलावा बौद्ध हो गया, इसके अलावा जैन हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, क्रिश्चियन हो गया और आपके पारसी हो गया। तो ये 6 हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप हैं, हिंदू को छोड़कर बाकी सब माइनॉरिटी ग्रुप हैं। आधार क्या है, धार्मिक उसका आधार है ना। तो ये आर्टिकल 29 में लिखा है। आर्टिकल 30 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं और साथ में उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो शिक्षण संस्थान होंगे, इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना जो है, स्थापना और जो प्रबंधन है वो कौन कर सकता है, वो आपके माइनॉरिटी ग्रुप कर सकता है। ये आर्टिकल 30 में लिखा है। दोनों बातें आपको एग्जाम में जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम वाला सवाल पूछ सकता है दोस्तों ना। आर्टिकल 31 एंड हो चुका है, संपत्ति का अधिकार वाला है। आर्टिकल 32 देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 जो है इसमें लिखा है कि इतने सारे मौलिक अधिकार आपको दिए, मान लो किसी ने आपके मौलिक अधिकारों का दोस्तों उल्लंघन कर दिया तो क्या होगा भाई साहब, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट सीधा। तो ये बड़ी तगड़ी फैसिलिटी आपके, सीधा आपके जो है सीधा एंट्री सुप्रीम कोर्ट मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट जाओ और कहो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को दिलवाने की आपको गारंटी
गारंटी प्रदान करेगा। इसलिए इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं इसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके राइट्स कहते हैं। और इसे ही डॉक्टर हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है कि अगर ये आर्टिकल ना हो तो आपके मौलिक अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर दोस्तों भारत में हेलमेट ना लगाने पर अगर पेनल्टी ना हो, अगर आपकी जुर्माना ना हो, तो भारत में खुद की सिक्योरिटी के लिए दोस्तों कौन हेलमेट लगाएगा? आप बताओ। हमारे यहाँ दोस्तों जुगाड़ ढूंढते कि इस गली से घुस के निकल जाएंगे तो हेलमेट वाला नहीं पकड़ेगा ना, तो हमारे यहाँ पर जो है हेलमेट जुर्माने के कारण लगाते हैं। ठीक है, तो वही बात इन्होंने कही है कि अगर आर्टिकल 32 नहीं है तो हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं होने वाला। ये साफ साफ कहा गया आर्टिकल 32 में। और दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है ना। तो देखो मैंने सारे आर्टिकल जो आपको दोस्तों लिखा दिए, यहाँ पर जितने भी आर्टिकल थे आपके सारे लिखा दिए। देखो यहाँ पर जो हमारे इस माइंड मैप में दिए गए, यहाँ पर देखो 14, 15, 15, 6, 16, 16, 6, 17, 18, 19, A1, 19, AD, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30 और 32। ठीक है, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको यहाँ पर नोट करवा दिए दोस्तों ना। थोड़ा आगे चलिए, आपके 10 मिनट की बात और फिर जो हम सवाल की ओर आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा। इसके बाद देखो आपके रिट जो है 5 तरह की रिट हम जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। है ना, 5 तरह की रिट है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, हैबीज कोर पर किसी को अगर बंदी बना लिया है तो उसको सशरीर जो है वो कहां उपस्थित करो? कोर्ट के अंदर उपस्थित करो। ठीक है, तो इसका मतलब है सशरीर कोर्ट में, सशरीर कोर्ट में लेकर आओ। ये इसका उद्देश्य हो गया है। किसी को बंदी बनाया तो कोर्ट में लाना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर जो कोर्ट में लाना पड़ता है उसको ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है दोस्तों ना। अगला है परमादेश, इसे कहते हैं मैंडमस। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों आपके हम आदेश देते हैं। क्या है? हम आदेश देते हैं। मान लो किसी का कोई काम है, वो काम वो नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तुम्हें परम आदेश दे रहे हैं, आपको ये काम करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद देखो अधिकार परीक्षा, क्यों वारंट हो ना, तुम्हें क्या हक है? इसका मतलब होता है तुम्हें क्या हक है दोस्तों ना, मतलब आपके